तो क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन में हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पादपों में पोषण कैसे होता है। तो उसमें हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। तो आज हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं, मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, यानी कि वो काम कैसे करेगा, किस वे में वो काम करेगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें यूज होते हैं। तो पहला है लाइट रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण में मेनली दो रिएक्शंस आती हैं, पहला है डार्क रिएक्शन और दूसरा है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती या वो अंधेरे में परफॉर्म की जाती है। तो डार्क रिएक्शन का मतलब मेनली ये होता है कि डायरेक्ट सनलाइट यूज़ नहीं करता है वो अपनी रिएक्शन के लिए। तो लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं और ये ग्रेना में होती है। आगे देखते हैं कि ग्रेना होता क्या है। तो पहला स्टेप होता है इसमें एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिसको हरित लवक कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसके कारण जो पत्तियों का कलर होता है वो हरा होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है, जैसे कि सुबह सुबह लोग सोए हुए रहते हैं तो जाके मम्मी पापा उनको उठाते हैं तो उनको एक्टिव करा जाता है। तो मम्मी पापा सोए हुए बच्चे के लिए एक एक्टिवेशन की तरह काम कर रहे हैं। तो वैसे ही जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसके लिए लाइट एनर्जी जो है ये एक्टिवेशन का काम करेगी। तो क्लोरोफिल पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ये इलेक्ट्रॉन हम आगे एनर्जी के रूप में उसको यूज करेंगे। तो स्टेप सेकंड में जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम यूज़ करेंगे और एटीपी का निर्माण करेंगे। एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनिमल, प्लांट्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऊर्जा को स्टोर करने का एक स्रोत होता है, एक माध्यम होता है। जैसे ऐसे समझिए कि हमारे पास कोई भी करेंसी है, रुपया, पैसा, डॉलर या जो भी, तो वो रेडी टू यूज़ होता है कि हम लोग शॉप पे जाएंगे, उसको रुपए देंगे और हमें वो चीज़ मिल जाएगी। वैसे ही सेल्स के लिए यानी कि कोशिकाओं के लिए जो ऊर्जा होती है वो एटीपी होती है। अब हम देखेंगे कि जो जैसे हमने देखा कि रेडी टू यूज़ रुपया है और रेडी टू यूज़ यहाँ पे एटीपी है ऊर्जा के लिए। और वैसे ही ऊर्जा का जो दूसरा स्रोत है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाता है तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तरह तरह की चीज़ों में, पेंटिंग्स खरीद लेते हैं या फिर सोने के जो ईंटें होते हैं वो खरीद लेते हैं, बिस्किट खरीद लेते हैं। तो जिसके पास जितना पैसा होता है, ईंटा तो नहीं खरीदते हैं, बिस्किट ही खरीद लेते हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना। जब भी लाइट की प्रेजेंस में वाटर टूटता है उसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। तो जब यहाँ पे लाइट पड़ती है तो ये अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाते हैं। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं आगे ये टूटेगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और 4 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। जो ऑक्सीजन है ये एनवायरनमेंट में चली जाती है और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये NADP के साथ मिलकर, जो प्रोटॉन है ये NADP के साथ मिलकर और इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी हमने यहाँ पे निकाली थी तो उस एनर्जी का यूज़ करेंगे और इस NADP को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का मतलब होता है अपचयित करना। तो ये 2NADPH मॉलिक्यूल बनाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा को स्टोर करने का एक नया रूप है, तो वो नया रूप होता है NADPH। जैसे ATP रेडी टू यूज़ है ऊर्जा के लिए, और ये जो NADPH है इसमें इलेक्ट्रॉन के रूप में ऊर्जा क्या रहती है, स्टोर रहती है, एकत्रित होती है। आगे देखते हैं डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन होती है ये स्ट्रोमा के अंदर होती है और इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब डार्क रिएक्शन में होता क्या है, जो CO2 मॉलिक्यूल है ये NADPH2 के साथ, ये जो NADPH2 है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस का मतलब अपचयित फॉर्म में है। आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी होंगी। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या यहाँ पे कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो NADPH2 है ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करा जाएगा। ATP यूज होगा तो ATP ADP में चेंज हो जाएगा। ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है यहाँ पे 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं।
जब यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये होते हैं हाई एनर्जी रिच बॉन्ड, यानी कि जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ से एनर्जी लिबरेट होगी, यानी कि एनर्जी निकलेगी। तो जैसे ही एनर्जी निकलती है वैसे ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राई मीन्स 3 और फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट होगा। तो एटीपी यानी कि एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट थे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब एडेनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट बचे हुए, इसीलिए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल के साथ NADPH2 मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि ATP को यूज करके यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा, C6H12O6 शुगर मॉलिक्यूल बनेगा। NADPH2 कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है यानी कि ऑक्सीकृत फॉर्म है, और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। जब ये ऑक्सीकृत होगा तो यहाँ से ऑक्सीकृत का मतलब है हमने उसकी एनर्जी निकाल दी है। ATP में कन्वर्ट, ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से जब एक फॉस्फेट रिमूव होगा तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कॉमन रिएक्शन है, जो कॉमन रिएक्शन है कि डार्क रिएक्शन में क्या बनता है और लाइट रिएक्शन में क्या बनता है। तो CO2 मॉलिक्यूल जब कन्वर्ट होगा यानी कि शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो वो बनता है डार्क रिएक्शन में, यानी कि पेड़ पौधों के लिए खाना डार्क रिएक्शन में बनता है। और लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना, तभी हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा और उसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा, तो ये कहलाती है लाइट रिएक्शन। अब देख लेते हैं, ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ये है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ये थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर एक के ऊपर एक कॉइन अगर रखते जाएं, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरा कॉइन के ऊपर तीसरा कॉइन, तो उस एक कॉइन का नाम होता है थाइलाकॉइड। और कॉइन को मिला के जो स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम एक होता है, तो बहुत सारे ग्रेनम मिलके बनाते हैं ग्रेना। तो ये जो लाइट रिएक्शन होती है इसी ग्रेना में परफॉर्म होती है। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी तो लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सूरज की रोशनी, और ये थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन यानी कि थाइलाकॉइड की झिल्ली के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि हरित लवक होता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल। तो यहाँ पे जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी थाइलाकॉइड के ऊपर, यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इसके न्यूक्लियस में वो एनर्जी हिट करेगी और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर निकल जाएंगे, और ये रिएक्शन यहाँ पे चलेगी क्योंकि क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसके बाद ये वाटर को यूज करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा उसको स्प्लिट करके। उसके बाद NADP प्लस और ADP की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, ATP बनाएगा, और ATP बना के ये कैल्विन साइकिल में जाएगा, NADPH बना के कैल्विन साइकिल में जाएगा, और CO2 का यूज करके यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल बनाया जाएगा और ऑक्सीजन को बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाएगा। और ये जो खाली जगह होती है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये द्विझिल्लित यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जो खाली स्पेस होती है उसको कहते हैं स्ट्रोमा, और जो थाइलाकॉइड इस सिक्के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं ग्रेनम, और ग्रुप ऑफ ग्रेनम को बोला जाता है ग्रेना, जिसमें होती है लाइट रिएक्शन। आई होप आप लोगों को लाइट रिएक्शन समझ में आई हो। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है, यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं और हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो उस एक्टिविटी को हम परफॉर्म ना कर पाएँ, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो पहला फैक्टर क्या होगा, हम खाना ढंग से ना खाएं, बीमारी हो सकती है, या फिर हमारा आलस हो सकता है, या फिर कुछ भी काम हो सकता है। तो ऐसे कारक जो हमारी एक्टिविटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, उन कारकों का क्या काम होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं जो प्रकाश संश्लेषण में यूज हुए हैं। तो यहाँ पे पहला तो CO2, वाटर, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, और जो ऑक्सीजन है ये तो लिबरेट होगी यानी कि निकलेगी। अब बात करते हैं CO2, H2O, सनलाइट, इनकी सफिशिएंट अगर क्वांटिटी नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस या तो रिड्यूस हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं सकती है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो उसकी जो अति होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा
उसकी क्रिया को यानी कि उसकी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका एक थ्रेशोल्ड होता है। उसका जब थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है उसके ऊपर वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, वो रुक जाएगी। तो उसका थ्रेशोल्ड क्या होगा, जैसे कि हमने बोला CO2H2O। तो अगर हम किसी, आप समझिए कि कोई प्लांट है और उसको आप पानी डाले जा रहे हैं कि ये जल्दी ग्रो कर जाए, तो वो जल्दी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं उसकी रूट्स के आसपास बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे दूसरी रिएक्शंस जो है इनहिबिट हो जाएंगी और वहाँ पे फंगल ग्रोथ होने लगेगी, जिसकी वजह से जो जड़ें हैं वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और जाइलम में पानी जाएगा नहीं। और अगर ये कंडीशन हुई तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं ड्राई एरिया की, जहाँ पे पानी की प्रेजेंस होगी ही नहीं। तो पानी की प्रेजेंस होगी ही नहीं तो जाइलम सूखे रहेंगे, यानी कि उसमें से लीव्स तक कोई भी पानी मॉलिक्यूल पहुंचेगा ही नहीं। जब पानी का मॉलिक्यूल पहुंचेगा नहीं तो जो प्लांट है उसमें बेस्ट अडियर होने लगता है, यानी कि उसमें से जो भी बेस्ट बन रहा है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आगे बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। जैसे जैसे हीट बढ़ती है वैसे वैसे जो पादपों का यानी कि प्लांट्स का टॉलरेट करने का जो सेंस होता है वो खत्म होने लगता है। अब जैसे आप लोगों को गर्मी में धूप में बिठा दिया जाए या फिर सर्दी में भी धूप में बिठा दिया जाए तो आप लोग केवल थोड़े टाइम के लिए ही धूप सहन कर पाते हो, वैसे ही प्लांट्स भी कुछ समय के लिए ही धूप सहन कर पाते हैं। यानी कि ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर पौधों पर पड़ेगी, यानी कि आप कोई भी पौधा लें जिसको हमेशा वो धूप ही आती रहे, तो वहाँ पे वो पौधा सूख जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पौधों को 1% लाइट ही यूज़ करनी होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। बाकी की लाइट यानी कि 2% से ज़्यादा अगर उसको लाइट दी जाए तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी, यानी कि इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो प्रकाश संश्लेषक लवक होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, जैसे कि बहुत सारे कलर की पत्तियां होती हैं, ग्रीन क्लोरोफिल के कारण होती है, ऑरेंज होती है, रेड होती हैं। तो ये सब पिगमेंट्स यानी कि लवकों की वजह से होती हैं, अलग अलग ग्रीन। तो अगर प्रकाश संश्लेषण कराने की कोई तरीका है तो वो है एक पिगमेंट का होना। अगर किसी प्लांट में पिगमेंट नहीं है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से, जैसे क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, फाइकोवलेंस और कैरोटेनॉइड्स। जो कैरोटेनॉइड्स हैं वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। थर्ड है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 की मात्रा। CO2 की मात्रा अगर हम ज़्यादा कर दें तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी, या हम उसकी मात्रा को कम कर दें। जैसे मान लीजिए कि हमें 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रूरी हैं, मिले 2 ही हैं, तो उससे भी फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट होगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि पहले बताया कि अगर प्लांट को ज़्यादा पानी दिया जाए तब भी इनहिबिट हो जाएगी और अगर कम पानी दिया जाए तब भी इनहिबिट होगी। नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक। अब किसी भी सड़क के किनारे अगर आप कोई प्लांट लगा दें, जैसे कि गुलाब का फूल वाला या फिर कोई भी और पौधा, तो उसमें होता क्या है, जो पौधों की पत्तियां होती हैं उस पर धूल जम जाती है, जिसके कारण वहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाते हैं और जिसके कारण ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। ट्रांसपिरेशन में होता क्या है, जो प्लांट में वेस्ट मटेरियल बनता है या फिर वाटर रिलीज होता है तो वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है 25 से जो टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो 25 से 35 यानी कि 25 to 35 डिग्री सेल्सियस बेस्ट टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर उसको मिला या फिर दिया जाए तो फिर जो प्रकाश संश्लेषण है वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमेटा की, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं लीफ पे प्रेजेंट जो रंध्र होते हैं। रंध्र का मतलब होता है छोटे छोटे पोर्स। अगर आप लोगों ने देखा होगा गर्मी में तो जो लीव्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी हो जाता है, तो वो पानी होता है ट्रांसपिरेशन यानी कि बाष्पोत्सर्जन की वजह से। जो एक्सेसिव वाटर होता है वो स्टोमेटा ओपनिंग की वजह से पत्ती से रिलीज करा दिया जाता है। जो बेस्ट मटेरियल्स बनते हैं उन बेस्ट को भी स्टोमेटल ओपनिंग होती है तो उसके द्वारा रिलीज करा दिया जाता है। इवन यहाँ से O2 भी रिलीज होगा। अब जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, ये स्टोमेटल ओपनिंग कुछ मिनरल्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि पोटाशियम आयन। अगर ये पोटाशियम आयन होगा तो जो स्टोमेटल की ओपनिंग है, गार्ड सेल में होता क्या है यहाँ पे समझिए, किडनी सेव स्ट्रक्चर होता है इसका। ये जो है इनको कहते हैं गार्ड सेल, जिसके पास होता है एक वैक्यूल, इसको बोला जाता है वैक्यूल। वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, और इसका काम होता है किसी भी मटेरियल को स्टोर करना, स्टोरेज का काम होता है इसमें।
और यहाँ पे पाए जाते हैं क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ अदर सेल्स जिसको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोमेटल की ओपनिंग होती है ये डिपेंड करती है, ये जो गार्ड सेल होते हैं इनमें जब पानी भरता है, गार्ड सेल में जब पानी एंटर करता है तो ये स्वेल करती हैं, यानी कि इनकी टर्जिडिटी में अफेक्ट होगा। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी की एंट्री होना। ऑस्मोसिस वर्ड रिलेटेड होता है वाटर से। तो जब भी ऑस्मोसिस की क्रिया होती है तो ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे पानी एंटर करता है, इसकी टर्जिडिटी बढ़ती है और ये पहले फ्लैसिड रहती है, पहले ये फ्लैशिड रहती है। उसके बाद जब इसमें पानी भरता जाता है तो ये बीन शेप का स्ट्रक्चर ले लेती है। जैसे ही ये बीन शेप का स्ट्रक्चर लेगी वैसे ही यहाँ से जो स्टोमेटा हैं ये ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद यहाँ से जो भी मटेरियल बाहर जाना होता है या अंदर आना होता है वो आदान प्रदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो ये 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो